हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPJ सिंप्लीफाइड। तो इससे पहले मैं घटना चक्र की 3 चैप्टर करा रखा हूँ, जिसमें मैंने आपको काइनेमेटिक्स और साथ साथ में इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल एज बेसिक मैंने पढ़ाया है, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा दिया तो ये चैप्टर नंबर 4 है। तो ये इस चैप्टर में मैं पढ़ूंगा मोशंस अंडर ग्रेविटी। तो सिंपल सा एक टर्म जान लो कि जहाँ पे जितने भी लीनियर मोशंस में, जितने भी नॉर्मल मोशंस में, स्ट्रेट लाइन और स्ट्रीमलाइन मोशन में, जहाँ पे एक्सेलरेशन ये ड्यू टू ये एक्सेलरेशन जहाँ भी आता था वहाँ पे अब हम रिप्लेस करेंगे ग्रेविटेशन से। ठीक है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन मैं रीड नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट MCQ के थ्रू जाऊँगा। मैं रिवर्स इंजीनियरिंग पे ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। तो पहले क्वेश्चंस के थ्रू हम चलते हैं, फिर जहाँ दिक्कत होगा वो हम कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एंटिसिपेटेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ। मतलब किसने ऐसा एंटिसिपेट किया था न्यूटन के साथ। ठीक है, तो वो थे आपको ब्रह्मगुप्ता वॉज एंटिसिपेटेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ। ठीक है, सो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्रा वॉज अ ग्रेट 7th century मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। ही वॉज बॉर्न इन Bheenmal in Rajasthan. He is best known for his Brahmasputta Siddhanta, in which he declared that all things gravitate to earth. So आप सोच सकते हो कि हमारे यहाँ 7th century में ही ग्रेविटेशन की डेफिनेशन और ग्रेविटेशन को डिफाइन किया गया था ब्रह्मगुप्त के द्वारा, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हु गेव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। थ्योरी ऑफ ग्रेविटी किसने दिया था? तो ये आइजैक न्यूटन थे। इसमें तो कुछ जानना नहीं है, फिर भी जान लेते हैं। थ्योरी ऑफ ग्रेविटी में क्वेश्चन होता है F = G m1 m2 by r², वेयर G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 इज द मास ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। समझते हैं कि देख लीजिए, ये दो बॉडी है, मान लो एक बॉडी ये, एक बॉडी ये है। ठीक है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है मान लो r। ठीक है, इसकी मास मान लो m1 है और ये m2 है। तो एज पर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 1 and 2, force between 1 and 2 will be equals to will be directly proportional to product of masses and inversely proportional to the distance square of their distance between them. ठीक है, तो F is directly proportional to m1 m2 and inversely proportional to r²। मतलब क्या हुआ, अगर आप डिस्टेंस बीच के को डबल करते हो तो फोर्स आपका 4 टाइम घट जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके का डिस्टेंस जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बिटवीन द टू पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन देम से। तो अगर जितनी दूरी पर ले जाएंगे उतना फोर्स कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब इसी फोर्स में जो एक, जब इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसको कहते हैं G। ठीक है, m1 m2 बाई r²। तो यही है फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन 1687 आइजैक न्यूटन पब्लिश दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन हिज बुक मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। ठीक है, न्यूटन प्रपोज दैट एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स इज अट्रैक्टेड टू एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जैसा मैंने बताया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल रिलेशनशिप सेम यही इक्वेशन आएगा, F = G m1 m2 by r², जैसा मैंने बताया आपको। ठीक है, जहां r क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ ऑफ मासेस, G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। सिंपल यही था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु प्रोपाउंडेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट, दिस इज बिकॉज इन स्पेस, वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं स्पेस में। इसका कारण क्या है? तो वहाँ पे ग्रेविटी ही नहीं है, देयर इज नो ग्रेविटी। मून पे जाओगे तो हमारा ग्रेविटी जो है उसका 1/6 हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप 60 किलो के हो तो 10 किलो के हो जाओगे, 600 के हो तो 60 किलो के हो जाओगे। तो समझ लो, अगर आपको जल्दी से थीन होना है, पतला होना है, तो डाइटिंग की जरूरत नहीं है, आपको मून पे जाने की जरूरत है। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट करते हैं, इफ एन एप्पल इज रिलीज फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेसशिप इट विल। अगर एक ऑर्बिटिंग स्पेस, मान लो एक ऑर्बिटल स्पेसशिप है, वो अगर मूव कर रहा है और साथ में अगर एक एप्पल को उसमें हम छोड़ देते हैं उससे निकाल के, ठीक है, तो वो क्या होगा? इट विल मूव अलॉन्ग विद द स्पेसशिप एट द सेम स्पीड। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होगा?
दैट इज इफ एन एप्पल इज रिलीज फ्रॉम द ऑर्बिटिंग स्पेसशिप इट विल मूव अलॉन्ग विद द स्पेसक्राफ्ट एट द सेम स्पीड, क्योंकि वहां पे हम बात कर रहे हैं स्पेस की, वहां पे ग्रेविटेशन है ही नहीं, तो फॉल कैसे करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लीनिंग टावर है पीसा का, लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल, वो गिरता क्यों नहीं है, वो ऐसे जो इंक्लाइंड है वो गिरता क्यों नहीं है। ठीक है, तो उसको इस तरीके से बनाया गया है ना कि जो अर्थ और उसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में एक सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है, वो सेंटर ऑफ मास क्या करता है, उस बॉडी के बिल्कुल सेंटर में होता है। और अगर वो सेंटर ऑफ मास देखिए, अगर उसका सेंटर ऑफ मास उसके बेस के सेम कोलिनियर लाइन पे हो तो ये कंडीशन जनरेट होता है। हम उसको पढ़ते हैं क्या है, वो क्या होता है। तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल, वो गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता है ये हम लोग देख लेते हैं अभी। ठीक है, एज पर एक्सप्लेनेशन, सो इट कवर्स अ लार्ज बेस एरिया। ठीक है, अब ये क्यों होता है ये समझते हैं। इसका इस ऑप्शन में तो ये होगा ही, इट कवर्स द इट कवर्स अ लार्ज बेस एरिया, तो ये तो रॉन्ग है। इट इज टैपर्ड एट द टॉप, ये भी गलत है। ठीक है, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट द लोएस्ट पोजिशन, बिल्कुल गलत है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेंटर में होता है। द वर्टिकल लाइन, इसमें देखिए करेक्ट ये है, द वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टावर्स फॉल्स विद इन द बेस। अब देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आपके बेस से वर्टिकली फॉल करे तो वो बॉडी फॉल नहीं करेगी। तो सेम कंडीशन यही हुआ है, मैंने आपको बताया। जैसे ये हो गया इंक्लाइंड है तो उसकी वर्टिकल लाइन ये हो गई, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई, और वो उसकी वर्टिकल लाइन जो होती है वो उसके सेम सेंटर पे फॉल करती है ये लाइन। ठीक है, तो इसलिए वो फॉल नहीं कर रही है। सिंपल सा साइंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको आसान रहे। एनीथिंग विल रिमेन स्टेबल, ठीक है, एज लॉन्ग एज द वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल्स विद इन इट्स बेस। जो मैंने कहा, जो जैसा मैंने कंडीशन बताया वही। The center of gravity is that point where the whole mass of the body is supposed to be concentrated. ठीक है, till today the vertical line from the center of gravity has been falling within the base of this tower. यही कारण है कि वो अब तक गिरा नहीं है। ठीक है, अब और जान लो कि अगर धीरे धीरे टाइम के साथ अगर वो लीनिंग टावर पीस और ज़्यादा लीन होता चला जाए ना, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्रॉस कर जाएगी। जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ उसकी पैरेलल लाइन आ जाएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ हो जाएगी, तब वो गिर सकती है। ठीक है, तो टाइम के साथ ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर लीनिंग टावर ऑफ पीसा और इंक्लाइन हो तो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्विच कर जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो बेस लाइन से स्विच करेगा, तो उसके बाद बॉडी फॉल कर सकती है। अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन वेयर ट्वाइस, तो डिस्टेंस दैट इज आर जो है वो ट्वाइस हो गया है। ठीक है, व्हाट ट्वाइस जो अभी है उसका दुगुना हो गया है, तो आर डैश मान लेते हैं, 2r हो गया है। ठीक है, व्हाट इज इट नाउ, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फोर्स। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडी क्या होता है। मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और ये सन है मान लो, और ये अर्थ है। ठीक है, मतलब उल्टा दिखाना था, ये सन दिखाया था क्योंकि ये बड़ा है और ये अर्थ है। अब इस दोनों के बीच में पहले कितना था, r था, अब हो गया 2r। ठीक है, इसकी मास m1 मान लो, इसकी मास m2 मान लो। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स बिटवीन द टू बॉडी क्या होता है, g m1 m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर। तो पहले ये था, अब क्या हो जाएगा, तो अब हो जाएगा आपको f डैश अगर हम मानते हैं तो g m1 m2 विल रिमेन सेम, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है। r 2r हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर दैट इज 1/4 टाइम। सो इट विल बी 1/4 ऑफ व्हाट इट इज नाउ। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस f इक्वल्स टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर लगाना है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मासेस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अबव इट्स वेट रिमेन्स। अब देखिए, पूछ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट फॉल करती है तो उसकी वेट क्या हो जाएगी, तो ये रहेगी सेम। ठीक है, आइडियल कंडीशंस की बात करें, जब हम लोग एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते हैं, देखो एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे तब वेट की वैल्यू 0 सेम हो जाएगी। इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अबव इट्स वेट रिमेन सेम बिकॉज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द ग्रेविटी रिमेन द सेम। वेट का मतलब ही क्या होता है, वेट इक्वल्स टू mg मास ऑफ ए बॉडी दैट इज मटेरियल कंटेंट इन अ बॉडी इज सेम, मटेरियल कंटेंट सेम हो रहा है, एंड ग्रेविटेशनल पुल इज ऑलवेज सेम दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन केस ऑफ अर्थ। सो ये ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ये कब कांस्टेंट होगा, जब विंड एक्ट नहीं करेगा। अगर मान लो विंड एक्ट किया और बॉडी को थोड़ा सा फ्लोट करके थोड़ा सा ऊपर लेके चला गया, तो जो mg तो काम कर ही रहा है, माइनस जो एक फोर्स होगा किसकी वजह से, विंड की वजह से, वो लगा देंगे हम लोग।
तो ये हो जाएगा। बट यहाँ फोर्स तो हम लोग काम नहीं कर रहा है, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कंप्लीट आइडियल कंडीशन की, सो इट विल बी रिमेन सेम, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो हमको आइडियल कंडीशन की बात करनी है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन, इफ पीसेस ऑफ इक्वल साइज ऑफ, अब मान लो लकड़ी का, वैक्स का एंड आयरन एक साथ फॉल करे फ्रॉम अ सेम हाइट, इफ पीसेस ऑफ इक्वल साइज ऑफ वुड्स, वैक्स एंड आयरन फॉलिंग फ्रॉम द सेम हाइट, विच वन विल रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ फर्स्ट? सो इट विल रीच एट द सेम टाइम, दैट इज अगर कोई भी एक पीस का टुकड़ा जो इक्वल साइज का, यहाँ पे इक्वल साइज कीवर्ड है, इसको ध्यान रखना है। क्या क्या है, तो वुड्स है, वैक्स और आयरन फॉलिंग फ्रॉम द सेम हाइट, सेम हाइट से गिर रहा है तो कितने समय में वो अर्थ को रीच करेगा, तो इट विल रीच ऑन द सेम टाइम, ठीक है। हम लोग यहाँ भी वही कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं। कौन सा कंडीशन, कि हम लोग एयर के फ्रिक्शन को जीरो मान रहे हैं, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इन बॉडी पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है द टू बॉल्स ऑफ आयरन एंड वुड ऑफ सेम वेट ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट इन द एयर, देन। अब ये समझना है क्या क्या दे रखा है, ये समझते हैं। कह रहा है दो बॉल है, एक आयरन का है एक लकड़ी का है, ठीक है, सेम वेट का है, यहाँ वेट की बात कर रहे हैं। ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट, अगर सेम हाइट से गिरता है तो क्या होगा। अब इसका देखो, इसमें मुझे पता है कि द वुडन बॉल फॉल्स लेटर, क्यों ऐसा क्यों होगा, इसको समझते हैं। देखो हम लोग एयर की रेजिस्टेंस को यहाँ पे अभी भी जीरो मान रहे हैं, नो यहाँ पे हम लोग नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ एयर दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस फ्रॉम द एयर बोथ द बॉल्स विल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम, बट इन प्रेजेंस ऑफ एयर द आयरन बॉल फॉल्स फर्स्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज एंड वुड बॉल फॉल्स। देखिए वही बात है ना, यहाँ पे एयर का कंडीशन पूछ दिया है, ठीक है। एयर में जब कंडीशन पूछ देगा तो देखो क्या होगा। मान लो कि एक आयरन का एक बॉल ले लिया हम लोग, मान लो 1 kg का आयरन का ले लिया, ठीक है, और 1 kg का लकड़ी ले लिए, तो लकड़ी वाले का साइज बिगर होगा, आयरन का साइज छोटा होगा, ठीक है। जब इसको हम लोग अर्थ पे फॉल कराएंगे किसी भी हाइट पे, तो एक अगर हम एयर के प्रेजेंस में करा रहे हैं, एयर को कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन दे रखा है एयर का, यहीं पे मैं थोड़ा सा स्टॉप माइंडेड हो गया था क्योंकि यहाँ पे एयर कंडीशन दे रखा है। तो अब देखो ये सरफेस एरिया छोटा है जिसमें बियॉन्स कम लगेगा, मतलब जो नीचे से एयर का फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, तो ये जल्दी फॉल करेगा। और इसमें क्या हो जाएगा, ये फ्लोट करेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो फ्लोट करेगा तो ये थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेगा, तो लकड़ी वाला ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि हम लोग वेट सेम ले रहे हैं बट शेप डिफरेंट होगा। क्योंकि अगर मान लो 1 kg का आयरन लेते हैं और 1 kg का हम लोग अगर मान लो कॉटन का डब्बा लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग रुई का डब्बा लेते हैं तो 1 kg का रुई का डब्बा बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसको अगर तुम फेंकोगे ना तो एयर वहां पे ज़्यादा काम करेगा एज कंपेयर टू आयरन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस को कंसीडर किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। अब कह रहा है टू बॉल ए एंड बी आर, दो बॉल है 10 kg का और 1 kg का, टू बॉल्स ए एंड बी आर ऑफ 10 kg एंड 1 kg ईच रेस्पेक्टिवली, दे आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो दोनों वेट दे रखा है 10 kg और 1 kg, ठीक है। टू बॉल्स ए एंड बी आर ऑफ 10 kg एंड 1 kg रेस्पेक्टिवली, दे आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट, हाइट दे रखा है सेम, ठीक है। तो देखिए इस कंडीशन में क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लोग नॉर्मली जानते हैं ना काइनेमेटिक इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as लगाते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो 2gs लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ बॉल हाइट से फॉल कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इनिशियली जो था वो बॉल किसी हाइट पे रुका हुआ था, ठीक है, तो इनिशियल u आपकी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल 0 मान लेते हैं, 0 मान नहीं लेते, 0 है क्योंकि उसको हम लोग सर्टेन हाइट से ड्रॉप किए हैं, ठीक है। अब देखिए तो v स्क्वायर क्या हो गया, v इक्वल्स टू 2gs, ठीक है। अब देखिए v स्क्वायर 2gs हो गया, v क्या आपका फाइनल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, √2gs, ठीक है, s जो है डिस्टेंस है। अब बताइए दोनों केस में डिस्टेंस तो सेम ही कवर करना है, 20 मीटर हाइट से कोर्स को कवर करना है जमीन पे आने से पहले, तो अब जो ये हो गया v फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा √2gs, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। अब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, डिस्टेंस सेम कवर करना है तो टाइम भी तो सेम लेगा। सो बेसिक है बोथ ए एंड बी विल रीच टू द ग्राउंड एट द सेम टाइम। तो क्वेश्चन आसान था, बस आपको काइनेमेटिक इक्वेशन लगाना था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as लगता है, a की जगह g लगाना है, ठीक है। सेम था क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। सो इट विल नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, सिंपल सा बात है।
अब आगे चलते हैं। कह रहा है द वेट ऑफ ह्यूमन बींग ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द कंपेरिजन ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसकी ग्रेविटी 1/6 हो जाती है। अब कह रहा है द मून डज नॉट हैव ग्रेविटी लाइक अर्थ। यस, अब देखिए मून डज नॉट हैव ग्रेविटी, नो, मून हैज़ ग्रेविटी। ठीक है, तो ए यहाँ पे ट्रू है बट आर फॉल्स है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो, सिंपली बात है कि सरफेस ऑफ द ग्रेविटी जो मून का होता है ना वो 1/6 टाइम हो जाता है अर्थ का। तो मून इज द ग्रेविटी ओनली नेचुरल सैटेलाइट, मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट, द सरफेस ग्रेविटी ऑफ द मून इज ओनली 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। जो अर्थ पे जी है तो g/6 हो जाता है वहाँ पे, सिंपल सी बात है। सो द वेट ऑफ ह्यूमन बींग ऑन द मून विल बी 1/6 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वेट ऑफ, अब किसी की वेट क्या होगी, कहाँ पे ज़्यादा होगी कहाँ पे कम होगी। ठीक है, तो ये से समझते हैं हम लोग। एक चीज़ तो समझ लीजिए कि किसी की वेट जो होगी ना वो सबसे ज़्यादा होगी मैक्सिमम एट पोल। पोल पे क्यों होगी इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। देखो एक्सप्लेनेशन के लिए पेन यूज़ करना पड़ेगा। देखिए तो एक चीज़ समझिए, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ना वो क्या होता है, G(m1m2/r²। अब हम लोग अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ थोड़ा सा जियोइड शेप का है। ठीक है, हम हल्का सा ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस r हो गया। अब एक चीज़ बताइए मुझे, यहाँ पे जो r होगा और यहाँ पे जो r होगा दोनों में फ़र्क होगा। ये r' मान लेते हैं, तो r' जो होगा वो ग्रेटर होगा ना r से। हम पोल की बात कर रहे हैं, सिंपल सी है, पोल पे डिस्टेंस नज़दीक हो जाएगा ना, तो जब भी ये नज़दीक हो जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा हो जाएगा। ये हम लोग समझ सकते हैं ना। ठीक है, तो यही कंडीशन है। तो ग्रेविटेशनल पुल कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो पोल पे ज़्यादा होगा। सिंपल सा कंडीशन है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। और यहाँ पे देखो m की बात करें तो मास ऑफ द अर्थ मान लेते हैं, और एक m जो हम लोग हैं तो नेग्लिजिबल अपने आप को मानेंगे। ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन है। दैट इज क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल पुल फोर्स का लग रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो पोल पे जब आप जाओगे, जैसे मान लो आप यहाँ चले गए, यहाँ पे चले गए, यहाँ पे, तो यहाँ पे का डिस्टेंस जो होगा ना वो आपका सेंटर से आप ज़्यादा नज़दीक चले जाओगे एज कंपेयर टू इक्वेटर पे। ठीक है, तो यही वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। द वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मैक्सिमम एट द पोल। मैंने अभी जस्ट बताया, आप आराम से देखो, F=G(m1m2/r²। तो जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। जब आप पोल पे जाते हो तो सेंटर से डिस्टेंस पोल पे ज़्यादा नज़दीक होता है एज कंपेयर टू अदर स्पेयर ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। तो पोल पे ज़्यादा डिस्टेंस, कम डिस्टेंस हो जाएगा तो कम होगा तो ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग ये पढ़ते हैं। अब कह रहा है द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट d with respect to time t in case of a particle falling freely under gravity from rest is, देखो सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो ग्रेविटी से फॉल कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो हम लोग क्या जानते हैं, S=ut + ½ at²। तो ये हम लोग किस कंडीशन में जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं काइनेमेटिक्स के इक्वेशन में, जब इक्वेशन हमारा नॉर्मल लीनियर मोशन की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसको ग्रेविटी के टर्म में कंसीडर करते हैं तो क्या हो जाएगा, मेरा डिस्टेंस s क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस कवर्ड, u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, टाइम t क्या है, टाइम टेकन, a क्या है एक्सेलरेशन, एंड t टाइम। तो अब इसको हम लोग एक्सेलरेशन के टर्म में लिखते हैं, मतलब ग्रेविटी के टर्म में। तो क्या हो जाएगा, S=ut + ½ a की जगह g हो जाएगा तो gt²। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है, कंडीशन क्वेश्चन में दे रखा है कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट, मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट से फॉल करना शुरू किया है। रेस्ट मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u 0 हो जाएगी, तो ये तो मेरा कंप्लीट 0 हो गया। ठीक है, ये टर्म 0 हो गया। तो फिर अब क्या हो जाएगा मेरा, S=, तो इक्वेशन ये आ जाएगा मेरा ½ gt²। अब हम देखते हैं हमारा मैप क्या कह रहा है। मैप कह रहा है फाइंड फॉलिंग बॉडी इतना। ठीक है, द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट d विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t इन द केस, देखो अब टाइम t और डिस्प्लेसमेंट d, तो देखिए हमने डिस्प्लेसमेंट क्या माना, हम लोग डिस्प्लेसमेंट s माने हैं और टाइम को t माने हैं। तो इसमें इक्वेशन आप देख सकते हो कि s जो आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t के स्क्वायर आ रहा है। मतलब ये कैसा इक्वेशन बनता है, ये पैराबोलिक बनता है, ये पैराबोलिक है। ठीक है, पैराबोलिक बन रहा है तो आप देख लो इसमें किस में बन रहा है, ऑप्शन ए में बन रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, पैराबोलिक शेप बन रहा है। ठीक है, तो क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा अरे ऐसा क्वेश्चन पीसीएस में पूछेगा, पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है, बट हाँ ये क्वेश्चन आपके सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 1996 में पूछा गया था। क्वेश्चन आसान है,
बट थोड़ा सा आपको इक्वेशन याद रखना होगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर s इज द डिस्टेंस कवर्ड, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, हालांकि इसमें v यूज नहीं है, a इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी, जिसको हम लोग रिप्लेस करेंगे g ग्रेविटेशन ऑफ ए फॉलिंग ऑब्जेक्ट से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फॉलिंग बॉडी की, फॉलिंग पार्टिकल की, फ्रीली फॉलिंग बॉडी की, और उस कंडीशन में बात करें जहां पे हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे रेस्ट से। कंडीशन ओके है, क्वेश्चन आसान था, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आप देखिए इसको, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। ठीक है, एक प्लेन है, मान लीजिए ये प्लेन दे रखा है, ठीक है, वो इंक्लाइंड है एंगल थीटा पे, ये थीटा पे। अब कह रहा है विथ हॉराइजेंटल इन सोन इन द गिवन फिगर, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी जो स्टार्ट की रेस्ट से, एंड स्लाइड्स डाउन, मतलब क्या करना है हमें, ऊपर से नीचे की तरफ बॉडी को स्लाइड करना है। रुकिए, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब बॉडी मान लो यहाँ है आपकी बॉडी, हाँ बॉडी आपकी यहाँ थी, इसको स्लाइड करके नीचे ले जाना है। अब हमको बताना है कि ये बॉडी यहाँ पहुँचेगी, यहाँ तक आएगी, तो इसमें टाइम कितना लगेगा। ठीक है, हम यहाँ लीनियर मोशन की बात नहीं करेंगे। फॉल कर रही है बॉडी, लेकिन बॉडी क्या कर रही है, बॉडी फॉल तो कर रही है, बॉडी तो आ रही है नीचे की तरफ, लेकिन बॉडी के आने का कंडीशन क्या है, वो इंक्लाइन प्लेन से आ रही है। ठीक है, ये हमें कंडीशन पता चल गया। तो अब हम एक काम करते हैं, देखिए जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, वो अगर फॉल करेगी नीचे मान लीजिए, तो उसके नीचे एक्ट करेगी ग्रेविटेशन पुल जी। ठीक है, अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम ग्रेविटी पे रख देते हैं, ठीक है, चलिए हम दूसरा एक फ्री बॉडी डायग्राम, इसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, वो बना लेते हैं। ठीक है, तो वो बॉडी अभी मेरा क्या है, इस कंडीशन में बॉडी है मेरी। ठीक है, तो जी उसकी ऐसी होती, यहां से यहां नॉर्मल लगेगी, ये कंडीशन क्या हो जाएगा, अब ये एक्चुअल उसकी कंडीशन होगी। ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन पे ये थीटा है। ठीक है, जब ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगी, तो ये हो जाएगी कॉस थीटा के साथ जो एंगल बनाएगी वो कॉस थीटा हो जाएगी, और जो उसके रिटर्न में एंगल बनाएगी वो साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। तो एंगल बनेगी जो आपकी जी बन रही थी, जी जो हमें जी लेना था वो अब लेना पड़ेगा जी साइन ऑफ थीटा। क्यों? क्योंकि देखो थीटा के साथ जो भी लाइन बनती है ना, उसको हम लोग मानते हैं जी, ये हो जाएगी जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगी जी साइन थीटा। अब देखिए जी साइन थीटा के साथ जी मेरा कन्वर्ट हो जाएगा जी साइन थीटा पे, क्योंकि ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, तो सिंपल सा इक्वेशन लगाएंगे, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस क्या होता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो s की जगह जो डिस्टेंस कवर्ड करना है हमें l, वो लेंगे, तो l हो जाएगा, u इनिशियली जीरो रेस्ट में था तो जीरो हो जाएगा, ये टर्म हटा देंगे, हाफ g के जगह हो जाएगा जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है, t टाइम टेकन टू रीच में, और इसको जब हम सॉल्व करके आएंगे तो मेरा ऑप्शन आएगा C। देखिए क्वेश्चन आसान है, बस आपको कंसीडर करना है कैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा एनालिटिकल सोच रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हाई बिल्डिंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, जब भी फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन दो मतलब जी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड। अब देखिए 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है नॉर्मल इक्वेशन में, जब हम लोग लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, बट यहाँ ग्रेविटी की बात हो रही है तो जी टी हो जाएगा, जहां भी एक्सेलरेशन हो वहां को जी से रिप्लेस कर दो। अब देखिए, अब कह रहा है बॉडी ड्रॉप किया गया है, तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, ये फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। जी हमें पता है 9.8 और टी दिया हुआ है 3 सेकंड, तो हम लोग निकाल लेंगे। तो v क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी इज व्हाट 3 सेकेंड। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऑप्शन ये आ जाएगा 29.4, 9 3 27, तो देख लो 29.4 के अप्रॉक्स आएगा आंसर आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन से आपको कुछ याद रखना पड़ रहा है, बट हाँ नॉर्मली पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, अब पूछ रहा है, अब कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वेयर टू श्रिंक बाय 1%,
अब कह रहा है कि रेडियस अर्थ का घट जाए 1% से, इट्स मास रिमेनिंग द सेम, अगर मास सेम हो, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सर्फेस वुड बी। अब बोल रहा है जी क्या की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो सिंपल सा है, हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, जो हम अगर सरफेस पे हों और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में क्या लगेगा, तो एफ इक्वल्स टू जी m1m2/r² होता है। लेकिन ये अर्थ की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ द अर्थ कंसीडर करेंगे, तो हमारी मास एकदम नेग्लिजिबल है, हम उसको 1 मान लेते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पुल Gm/r² हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 1% रेडियस घटा दो, तो आर में 1% घटाओगे तो 0.99 आर हो जाएगा ना, तो 1% रिडक्शन के बाद 0.99 आर हो जाएगा, क्लियर है। तो नया फोर्स क्या निकल जाएगा, Gm/0.99 r², आर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं कर दूं आराम से, बट टाइम वेस्ट होगा तो क्यों करना फालतू का। अब इस दोनों का रेशियो ले लीजिए, G'/G का क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो r² से r² कट जाएगा, सिंपल सा कट गया, तो 1/0.99 का स्क्वायर आएगा, दैट इज 1.02। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा। तो इससे क्या पता चला, जो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटी हो जाएगा 1.02 टाइम्स हो जाएगा। अगर मान लो अर्थ का रेडियस 1% कम कर देना, तो ग्रेविटेशनल पुल जो होगा ना मेरा 1.02 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, जो भी एक्चुअल है, मतलब जो एक्चुअल के 1.02% हो जाएगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये 2% से बढ़ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप इसको एनालिटिकली भी सोच सकते हो और ध्यान से याद भी रख सकते हो, ठीक है। अब कह रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ए डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक, एक ऐसा अर्थक्वेक जो बहुत तूफान लाया हो, बहुत सारे बिल्डिंग गिर गए हो, हर चीज तहस नहस हो गया हो, ठीक है। तो ऑब्वियस है उसकी ग्रेविटेशनल पुल कितनी हो जाएगी, कैटेस्ट्रॉफिक होगा। तो नॉर्मली क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नॉर्मली क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेम चीज़ है ना, सेम चीज़ है। अब अगर कैटेस्ट्रॉफिक वो आएगा, अर्थक्वेक आएगा, तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है द मास ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ इज 100, अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट की मास 100 kg है, ठीक है। ग्रेविटेशन दे रखा है 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं दिया है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन अगर दिया है तो जो देता है उसी को मानते हैं। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, अगर मून की ग्रेविटी कह रही है कि G/6 हो जाए, जो हमारे धरती पे है उसकी 6 गुना डिवाइड हो जाए, तो पूछ रहा है मास ऑफ द बॉडी ऑन मून क्या होगा, ठीक है। तो देखो मास कुछ डिपेंड करेगा क्या, कुछ भी नहीं डिपेंड करेगा, तो जो मास है वही रहेगा, ऐसा है क्या, नहीं है, देख लो। अब देखो जो भी उसकी मास होगी, एक बात बताओ मेरे को कि क्या मास चेंज करेगी क्या किसी भी चीज़ की। आप 1 kg बालू को धरती के किसी भी कोने में या फिर अर्थ पे, यूनिवर्स पे, कहीं पे ले जाओ, चेंज करेगी क्या। तो इसका क्या मतलब है कि मास जो होती है ना वो बॉडी की ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करती है, वेट चेंज कर जाएगी। वेट और मास का अंतर मैं आपको बता देता हूँ। मास जो होता है वो मटेरियल कंटेंट इन अ बॉडी होता है, ठीक है, बट वेट क्या होता है, वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी चेंज होगी तो वेट विल चेंज, बट मास विल रिमेन कांस्टेंट। मास इज मटेरियल कंटेंट इन अ बॉडी, सो इट विल रिमेन सेम, सो इट विल रिमेन एज 100 kg, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो वेटलेसनेस क्या होता है। जैसे मान लो आप किसी लिफ्ट में हो, बंद हो, ठीक है, और लिफ्ट जब नीचे की ओर आती है, आप यहाँ खड़े हो, जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो आपको कभी लगता है ना वेटलेसनेस फील हो रहा है, जैसे जो आपका वेट एक्चुअल है वो आपको फील होता ही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि ये एक रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है, जिसको रिलेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे आप जिस एक्सेलरेशन से आ रहे हो ना, सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर मैच कर जाए तो आप अपने बॉडी को जीरो वेट फील करोगे, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है जीरो ग्रेविटी की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। द फिनोमिना ऑफ वेटलेसनेस ऑकर्स व्हेन देयर इज नो फोर्स टू सपोर्ट ऑन योर बॉडी, व्हेन योर बॉडी इज इफेक्टिवली इन फ्री फॉल कंडीशन। वही मैंने लिफ्ट की जो कंडीशन बताई, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड एट द एक्सेलरेशन ऑफ सेम अगर ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से आप फॉल करोगे तो आपको रेस्टलेसनेस का फील होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है द अर्थ ट्रेवल इन इट्स ऑर्बिट एट ए स्पीड ऑफ अप्रॉक्स 4400 किलोमीटर पर आवर। अगर अर्थ जो है अपने ऑर्बिट पे, अपने जो ऑर्बिट होती है अर्थ की, उस पर 4400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, तो फिर भी हमें ये इतनी ज़्यादा हाई स्पीड क्यों नहीं लगती है, क्योंकि अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है, बिकॉज वी आर टू स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ, नहीं।
आवर रिलेटिव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ अलॉन्ग द अर्थ ऑर्बिट इज जीरो। बिल्कुल, हम अर्थ पे ही बैठे हैं ना, तो अर्थ की जो स्पीड होगी वो हमारी स्पीड होगी। तो अगर हम लोग उसके रिलेटिव से उसकी स्पीड देखते हैं तो हमारा रिलेटिव स्पीड जीरो आ जाता है अर्थ के ऑर्बिट से। बिल्कुल, क्योंकि हम वी आर ऑन द अर्थ। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द अर्थ स्पिन्स एंड मूव्स थ्रू स्पेस इन एन ऑर्बिट अराउंड द सन। वी डोंट फील दिस मूवमेंट बिकॉज वी आर स्पिनिंग एंड मूविंग थ्रू स्पेस विद द अर्थ। हम लोग अर्थ पे ही बैठे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? सिंस वी आर स्टैंडिंग ऑन अर्थ, हम लोग अर्थ पे खड़े हैं, तो वी मूव एज मच, उतना ही फास्ट चलते हैं जितना अर्थ से चलते हैं। तो रिलेटिव है, हम जितना चल रहे हैं उतना ही अर्थ चल रहा है, तो हमें फील नहीं होता है। नहीं तो आप सोच लो आप कहाँ जाओगे, आप ब्लैक होल में फॉल कर जाओगे। ठीक है, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एन अर्थ सडनली डिसअपियर्स, अगर ग्रेविटी खत्म हो जाती है तो न्यूटन जी तो समाप्त हो जाएंगे। विच आर ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट सिक्वेंस, तो इसमें सिक्वेंस क्या सही होगा? कहता है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बिकम जीरो बट द मास विल रिमेन द सेम। बिल्कुल, वेट हमेशा डिपेंड करती है ग्रेविटी पे। वेट इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट मास क्या होता है? मटेरियल कंटेंट इन अ बॉडी। तो आप मास तो हो तो वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ आप अपने आप को हल्के जरूर फील करने लगोगे, मतलब वहाँ मोटापे का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। नेचुरल सैटेलाइट तो मून है, आपको पता होगा। कह रहा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन। दिस इज सो बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। अब देखते हैं और क्या ऑप्शन है। डज नॉट एग्जिस्ट एट ए डिस्टेंस, इट न्यूट्रलाइजेज बाय द अट्रैक्शन ऑफ द मून, provides the necessary speed for its steady in motion, provides the necessary acceleration for its motion। अब देखिए क्या होता है। कह रहा है कि मान लो ये अर्थ की ऑर्बिट है, ठीक है, यहाँ पे एक सैटेलाइट है जो चल रही है अर्थ के ऑर्बिट में। मान लो अर्थ ये ऑर्बिट में घूम रही है, ठीक है। तो ये कह रही है कि इसमें फॉल क्यों नहीं कर जाती है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है। क्वेश्चन है, एक मिनट। This is because the attraction of Earth provides the necessary acceleration for its motion। ठीक है, अब देखिए हम दिखाते हैं। एक मिनट, मुझे क्वेश्चन देखने दीजिए। बिकॉज मैं आगे चला गया। अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, देखिए क्या होता है। जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ और सैटेलाइट के बीच में एक तो समझ लीजिए अंदर की तरफ एक फोर्स लगती है और एक फोर्स बाहर की तरफ लगती है। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट है यहाँ पे। सेंटर पे अगर लगे तो सेंट्रीपिटल होगा, सेंटर की तरफ खींचेगा ना जो उसको सैटेलाइट को, तो सेंट्रीपिटल होगा। और जब बाहर की तरफ ये निकलेगा ना वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो अर्थ जो होता है ना वो उसको अपने से अट्रैक्ट करके रखता है विथ अ नेसेसरी एक्सेलरेशन टू द बॉडी, मतलब एक प्रॉपर एक्सेलरेशन में बाउंड करके रखता है। इसीलिए वो उसी के एक्सेलरेशन से रोटेट होते रह जाती है और ये फॉल नहीं करती है। जिस दिन मान लो या फिर अर्थ इसको फुल अट्रैक्ट कर ले, एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाए उस सैटेलाइट के रिवॉल्व होने के साथ साथ, तो ये सैटेलाइट फॉल कर जाएगी अर्थ पे। या फिर अगर कम हो जाए तो ये सैटेलाइट बाहर की तरफ फॉल कर जाएगी। तो ऐसा कंडीशन नहीं, इस कंडीशन को बैलेंस करके रखते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा? इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग ऑन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इट इज ड्यू टू, सेम है, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी नहीं बताया, बट अगले क्वेश्चन में वही सेम चीज़ और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ आ गया। तो हमें चीज़ों का पता होना चाहिए। मैंने इस क्वेश्चन में कहीं भी सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल का एक्सप्लेनेशन तक नहीं दे रखा है, बट चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप समझ लोगे कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, साइंस इसी को कहते हैं, बेसिक साइंस हो या कोई भी साइंस हो, उसमें इसी का खेल होता है। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स दैट काउंटरएक्ट्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड प्रिवेंट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्लाइंग आउट। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि जो अंदर की तरफ लग रही है वो सेंट्रीपिटल, जो बाहर की तरफ लग रही है सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल हो जा रही है और बॉडी अपने आप को स्टैटिकल मोड में रख रखी है, इसलिए वो रोटेट कर रही है। नहीं तो बॉडी अंदर या बाहर फॉल कर जाए। सेंट्रीपिटल ज़्यादा हो जाए अंदर फॉल कर जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल ज़्यादा हो जाएगी बाहर की तरफ फॉल कर जाएगी। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत है नहीं, आगे बढ़ता हूँ। कहता है अ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट कंटिन्यूसली एक्टिव इन इट्स ऑर्बिट ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय, सिंपल सी बात है, ये ऑब्टेन होती है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट बाय द अर्थ। अर्थ जो लगाती है ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे? तो सैटेलाइट पे। सिंपल सा बात है, वही सेम क्वेश्चन। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया, तो रिसेंट ही क्वेश्चन एक तरीके से मान के चल सकते हो आप। कह रहा है द नोन फोर्सेस ऑफ नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस: ग्रेविटेशनल फोर्स,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स, वीक फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ये 4 तरीके का फोर्स माना गया है। विथ रेफरेंस टू देम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है ग्रेविटी जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। बिल्कुल नहीं, ऐसा एकदम नहीं है। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ऐसा नहीं है, ग्रेविटी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। अगर ग्रेविटी स्ट्रॉन्गेस्ट होता ना तो सारी की सारी चीज़ें फॉल कर जाती। ठीक है, कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्ट्स ओनली ऑन पार्टिकल विथ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। बिल्कुल एकदम 100% सही है। देखिए क्या होता है, अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, तो अगर इसकी मास है m1 m2, तो इस पर लगेगी न्यूक्लियर फोर्स, मतलब फोर्स जो न्यूटन साहब ने बताया था, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल। कोई भी बॉडी अपने आप को अट्रैक्ट करेगी और रिपेल करेगी, ये ग्रेविटेशनल पुल हुआ। अगर यही मान लीजिए दो चार्ज की बात कर ले हम, Q1 और Q2, अगर सेम नेचर होगा तो दूर भागेगा, मतलब लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। अगर मान लो एक जगह पे चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्जेस निगेटिव है, बिल्कुल चार्जेस को भी तो डिफरेंट नेचर चाहिए ना, तो वो अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है ना दोनों के बीच में, इस फोर्स को कुलम साहब ने बताया था, और वो फोर्स क्या होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। सिंपल सा कंसेप्ट है, सेम चीज है, बट यहाँ मास की जगह चार्ज रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है F K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सेम कंसेप्ट है। सो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नहीं होता है, ये छोटे से चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट है, तो ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्ट ऑन पार्टिकल विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी सही है। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कॉज रेडियो एक्टिविटी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है ना, कि हम बम्बार्डमेंट कराते हैं, न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो वो वीक होगा तभी ब्रेक होगा। अब देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होल्ड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। तो B C D सही है, A गलत है। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि इफ़ अ पर्सन सिटिंग इन अ लिफ्ट, एक लिफ्ट में एक आदमी बैठा है, तो वो क्या फील करेगा, और वो कब ऐसा फील करेगा कि उसकी वेट इंक्रीज हो गई है। तो कंडीशन क्या होगा, देख लो, मैं बताता हूँ आपको। मान लो ये लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट है, ये अटैच्ड है, और ये लिफ्ट, पहले मैं ऊपर जाने की कंडीशन बनाता हूँ क्योंकि यही कंडीशन होगा। अब इसमें आप बैठे हो मान लो, ठीक है, मैं इसको आप बना देता हूँ। तो लिफ्ट जिस स्पीड से जा रही है उसकी कुछ एक्सेलरेशन होगी, वो होगी ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। कुछ तो स्पीड होगी लिफ्ट की, ये ऊपर की तरफ खींच के जा रही है। एक जो आपकी वेट है और लिफ्ट की वेट है, उसके कारण नीचे लगती है mg, मास इंटू ग्रेविटी। अब देखिए ऊपर की तरफ जब खींच रही है तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो वर्क डन हो रहा है, जो टोटल मास जो एक्ट होगा, जो टोटल वेट होगा, अब टोटल वेट की बात कर लेते हैं हम, टोटल वेट की। ठीक है, टोटल वेट में से ग्रेविटेशन को हटा दो, ग्रेविटेशन के वेट को, तो जो एक्सेलरेशन हो रही है वही तो हो रही है ना, क्योंकि ये ओवरकम करके ऊपर की ओर ले जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका वेट क्या हो जाएगा, अगर हम वेट की बात करें तो वो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, प्लस mg। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, तो मास कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्सेलरेशन प्लस ग्रेविटेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ साथ एक्सेलरेशन जो एक्चुअल में वो वेट ऊपर की तरफ जा रही है, वो दोनों ऐड हो जाएगी, तो कंडीशन हो जाएगा व्हेन द एलिवेटर गोइंग अपवर्ड ही और सी विल एक्सपीरियंस द गेन इन वेट। तो मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कह रहा है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि पेंडुलम का टाइम पीरियड होता क्या है इक्वेशन से। ठीक है, तो मान लो ये आपकी पेंडुलम का मीन है, ये बॉब कहते हैं इसको। ठीक है, ये बॉब हो गया, ये इसकी लेंथ मान लेते हैं हम, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, और ये यहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, इसको हम लोगों ने एक फोर्स लगाया, ये यहाँ तक जा पाएगा, इस स्ट्रिंग की वजह से इसकी लेंथ मैक्सिमम इतना जा पाएगी, और रिटर्निंग में यहाँ तक आ पाएगी मान लेते हैं। ठीक है, ये जो पोजीशन है ना, इसको कहते हैं मीन पाथ, एक्चुअल पाथ। ये जा तो रही है यहाँ तक, बट फिर जब रिटर्न हो रही है तो यहाँ तक आ रही है,
फिर रिटर्न होकर फाइनल पोजीशन उसकी ये बन जा रही है। तो ये जो स्ट्रिंग ऑफ लेंथ होगी ना वो तो कांस्टेंट रहेगी। अब हम पूछेंगे कि टाइम पीरियड क्या होता है। तो देखो इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं इसको डिराइव भी कर सकता हूँ। मैं ड्राइव कर सकता हूँ यहाँ पे से mg लगा के, यहाँ पे टेंशन लगा के, यहाँ पे टेंशन लगा के, बट उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो हम सी डायरेक्ट यहाँ पे टाइम पीरियड की फॉर्मूला बताते हैं कि टाइम पीरियड मतलब ऑसिलेशन। देखो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है ना कि कितना ऑसिलेट करेगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर वेव का ऑसिलेशन कब तक होगा। तो ये होता है आपको फॉर इन केस ऑफ पेंडुलम 2 पाई रूट ओवर एल, जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम स्ट्रिंग है, बाई जी। तो यही होता है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा क्योंकि ये मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखे हैं कि ये पूछा है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, ठीक है। तो अब इससे देखते हैं कि ये किस किस पे डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ऑन इट्स मास, तो क्या मास पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो गया। अब कह रहा है डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, तो लेंथ पे तो डिपेंड करेगा। तो अगला देख लेते हैं, टाइम पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं करेगा, तो टाइम पे भी डिपेंड नहीं करेगा। टेम्परेचर पे बिल्कुल भी नहीं। हालांकि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और अगर स्ट्रिंग हम लोग मेटल का ले ले तो एक्सपेंशन के कारण कर सकता है, बट यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन तो दिया नहीं है। तो हम लोग जाएंगे डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन क्या होता है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, वेयर टी इक्वल्स टू टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, एल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जी इक्वल्स टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यही है, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि वाई डू पेंडुलम क्लॉक्स यूजुअली लूज टाइम इन समर। अब यही टेम्परेचर की बात आ गई। अब देखिए क्या होता है, टाइम क्यों लूज कर देगा। टी इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। अब जो हमारा क्लॉक होगा उसकी, पेंडुलम क्लॉक की बात कर रहे हैं, तो लेंथ वाली जो वायर होगी वो बढ़ जाएगी गर्मी के वक्त में। गर्मी के वक्त में लेंथ बढ़ गई तो टेम्परेचर, जो मेरा टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट अंडर एल के। तो एल बढ़ जा रहा है तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। मतलब उसको जो 6 सेकंड में आना होगा उस पोजीशन पे, वो 8 सेकंड लेगा आने में, और हर ऑसिलेशन में वो 8 सेकंड 2 सेकंड बढ़ रहा है। तो मान लो 100वें ऑसिलेशन में 200 सेकंड बढ़ेगा, 2 सेकंड मतलब 3 मिनट कुछ सेकंड बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से टाइम आपका एग्जैक्ट नहीं दिखाएगा पेंडुलम क्लॉक। तो इसमें क्या हो जाएगा कंडीशन, ड्यू टू लॉन्गर डेज ऑफ समर गलत है, ड्यू टू फ्रिक्शन कॉज बाय कॉइल गलत है, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेज इंक्रीजिंग द टाइम पीरियड ऑफ द यूनिट ऑसिलेशन, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन हाँ अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है ना, तब आपके लिए बहुत बहुत दुख की बात होगी जब एग्जाम में आप बैठोगे तो, ठीक है। अब इसी तरह की क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज क्वेश्चन है, प्रीलिम्स 1997 का। अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इज इन अ सिटिंग पोजीशन, ठीक है। व्हेन द गर्ल्स स्टैंड अप द पीरियड ऑफ द स्विंग विल। अब देखिए हम बताते हैं आपको, जब गर्ल बैठी है, हाँ जब बैठी है तो एल जो है उसकी एग्जैक्ट लेंथ में है, ठीक है। तो इसका देखो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाएगा। अब हम समझते हैं कैसे। तो कह रहा है कि वो जब लड़की बैठी होगी उस स्विंग पे, उस जो उसकी झूला है उस पे बैठी होगी, तो गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग ऑन अ सिटिंग पोजीशन। अब कह रहा है कि जब वो लड़की उससे उठ जाएगी तो उसकी पीरियड क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगी स्विंग की। तो देखिए हम लोग क्या आते हैं, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। तो यहाँ पे हमें पता है कि टाइम पीरियड जो होता है वो रूट अंडर एल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब देखो जब लड़की बैठी है तो स्ट्रिंग पूरे अपने एक्चुअल फॉर्म में है, क्योंकि उस पर वेट है तो वो तनी रहेगी एकदम। तो एल उसके एक्चुअल फॉर्म में, जैसे वो उठी तो थोड़ा सा इलोंगेशन हुआ, थोड़ा सा उसमें सिकुड़न आ जाएगी। सिकुड़न आएगी तो लेंथ थोड़ा घट जाएगा, और जब लेंथ घटेगा तो टाइम पीरियड घट जाएगा, ठीक है। तो इट विल बी शॉर्टर। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। आप हल्का सा बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, आपका आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। कहता है सिंपल पेंडुलम इज सेट इनटू ऑसिलेशन, देन द एक्सेलरेशन इज 0 व्हेन द बॉब पासेस थ्रू द मीन पोजीशन। एकदम सही है, एकदम सही है। कहता है कि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा जब उसका बॉब जो होगा वो मीन पोजीशन को पास करेगा। मैं बताता हूँ कैसे, देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये इसका एलोंगेटेड पोर्शन था, यहाँ पे इसकी बॉब थी, ठीक है, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे वो हुई पोजीशन 1, पोजीशन 2, ठीक है। ये इसकी मीन पोजीशन हुई। तो यहाँ पे ना जब मेरी एक्सेलरेशन होती है तो यहाँ रेस्ट में आ जाती है वो,
तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, ठीक है। तो पहला करेक्ट है, 100% फर्स्ट सही है। अब आगे मूव करते हैं, कहता है इन ईच साइकिल ऑफ बॉब अटेन्स अ गिवन वेलोसिटी ट्वाइस, बिल्कुल सही है। यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, 2 बार उसने अचीव किया, 2 बार उस वेलोसिटी को क्रॉस ओवर किया, बिल्कुल सही है। अब क्या कह रहा है ये देखते हैं। बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉब आर 0 व्हेन इट्स रीचेज इट्स एक्सट्रीम पोजीशन ड्यूरिंग द वेलोसिटी। नहीं, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्यों गलत है हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेज विद टाइम, बिल्कुल सही है। जैसे मान लो आपको एक स्ट्रिंग है आपके पास में, ठीक है। जैसे मान लो एक धागा है आपके पास, आपने एक तरफ से उसको बांध दिया, दूसरी तरफ से भी बांध दिया, कोई आया उस पर जोर से झटका लगा दिया, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करने लगेगी, ऐसे से ऑसिलेट करने लगेगी। लेकिन आप कुछ 3-4 सेकंड के बाद आओगे ना तो वो थोड़ी थोड़ी ऑसिलेट होते रहेगी। फिर उसके बाद और टाइम के बाद आओगे तो वो और कम ऑसिलेट करते रहेगी। फिर और टाइम के बाद आओगे तो ये ऐसे झुकी हुई मिलेगी। क्या मतलब हुआ, टाइम पीरियड के साथ उसकी ऑसिलेशन खत्म होती चली जा रही है, क्योंकि उस पर फोर्स ऑफ जो एक्शन था वो कम होते चला जा रहा है। तो ठीक है, ये भी आंसर सही है। तो 4 सही है, सेकंड सही है, 1 सही है। चौथा, पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट है। सो आंसर सी मेरा करेक्ट है। अब थर्ड मेरा क्यों नहीं सही, उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट विच इज सिंपल पीरियोडिक मोशन पासेस थ्रू इट्स मीन पोजिशन, देन कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इट्स एक्सेलरेशन बिकम 0, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, याद रखिएगा, ठीक है। तभी एक्सेलरेशन 0 होगी। देखिए क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई 0 बाई टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन 0 होगा। अब देखिए वेलोसिटी अगर मैक्सिमम करना है तो हम क्या जानते हैं, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ का मैक्सिमम निकालने के लिए dv/dt निकालते हैं उसकी, और उसको 0 से कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। ये करेंगे तो एक्सेलरेशन आपकी 0 आ जाएगी और वेलोसिटी मैक्सिमम आ जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, बिल्कुल सही है। पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, ठीक है। जब वो अपने मीन पोजीशन से पास करेगी तब की कंडीशन मैं बता रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जब वो ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच जाए तब की बात करते हैं। जब वो बॉब एक्सट्रीम पे, मतलब क्या, मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं, मतलब ये रोटेट हो जाए और यहाँ पे पहुंच जाए, फिर ये रोटेट होके जाए, ये यहाँ पे पहुंच जाए, तो एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं। तब क्या क्या कंडीशन होता है तो जानते हैं। एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, मीन पे 0 के लगभग होगा और एकाएक चेंज हो जाएगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। काउंटर फोर्स एक्टिंग ऑन दैट इज मैक्सिमम, ये भी सही है, ये भी सही है। जैसे मान लो ये बॉब यहाँ पे मैक्सिमम हो गया तो काउंटर फोर्स मतलब इसको इस तरफ धक्का देने वाला भी इसका फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो रिटर्न आना चाहेगा, ठीक है। थर्ड देखते हैं, इट्स काइनेटिक एनर्जी 0, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जाके वो रेस्ट में आ जाता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा, काइनेटिक 0, पोटेंशियल मैक्सिमम, क्योंकि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को मिला के हमको 0 करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, और इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी बिल्कुल फाइनल टर्म पे। कुछ समझना नहीं है तो आपको पता ही होगा, सिंपल बॉब को रोटेट करके देख लो। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है पेंडुलम क्लॉक कैन रन फास्टर, कब वो फास्टर रन कर सकता है, विंटर में। क्यों फास्टर रन करेगा विंटर में, हम देख लेते हैं। क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है उस क्लॉक का, 2π√L/g। विंटर के केस में क्या होगा, L छोटा हो जाएगा तो टाइम पीरियड छोटा हो जाएगा, तो कम वक्त में ज़्यादा समय पता चल जाएगा आपको, तो ये फास्टर रन करेगा, ठीक है। क्लियर से बात है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अर्थ की एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। देखो एस्केप वेलोसिटी का कहने का क्या मतलब होता है, ऐसी वेलोसिटी, मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ की स्पेस है, ठीक है। आपने किसी चीज़ को फेंकना है इस अर्थ के स्पेस से बाहर निकालने के लिए। आप अगर उसको, उस ऑब्जेक्ट को अर्थ की स्पेस से बाहर निकालना चाहते हो तो उसको एक वेलोसिटी चाहिए, उसी वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं हम, ठीक है। तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। द टर्म एस्केप वेलोसिटी मीन्स द मिनिमम स्पीड दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट मस्ट हैव टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सेलेस्टियल बॉडी एंड मूव आउटवर्ड इनटू स्पेस। मतलब एक ऐसा इसमें जहाँ पे निकल जाए तो वो मिनिमम लेके चलेंगे। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट विल हैपन इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इनटू स्पेस विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकेंड। 8 किलोमीटर पर सेकेंड की बात करेंगे तो ये अर्थ पे रिटर्न आ जाएगा। क्यों अर्थ पे आ जाएगा, क्योंकि अर्थ की जो है स्पेस एस्केप वेलोसिटी
वैसी वेलोसिटी, वैसी मिनिमम वेलोसिटी कि उतना आपको देना ही पड़ेगा उस सब्जेक्ट को, अगर आप अर्थ के स्पेस से निकाल के उसको फेंकना चाहते हो स्पेस में, आउटर स्पेस में। तो वो है अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन हम इसको क्या दे रहे हैं, 8 किलोमीटर पर सेकंड दे रहे हैं। तो ये रिटर्न आके बोलेगा नहीं, मुझे और धक्का चाहिए, और स्पीड चाहिए, तो मैं नहीं निकल रहा हूँ, मैं फिर से उसी में आ जा रहा हूँ। तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज, क्वेश्चंस पढ़ते हैं पहले। इट इज नियर टू द अर्थ, इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, आगे देखते हैं। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ऐसा कुछ नहीं है। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑन इट इज लेस देन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हियर। देखिए आंसर डी करेक्ट है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी मैंने आपको बता ही दिया है, मतलब क्या है। देखिए, मून हैज नो एटमॉस्फेयर, ये पहला चीज आपको ध्यान रखना है। बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज स्मॉल। कैसे स्मॉल है, तो जी पे जो जी की वैल्यू है वो g/6 है अर्थ के। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज स्मॉल। ठीक है, अब कोई चीज़ आप फेंकते हो, मान लो ग्रेविटी क्या करती है, किसी चीज़ को पुल करती है। तो अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है, तो अर्थ पे ज़्यादा खींचने की कोशिश करेगी, तो आपको और ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी लगानी पड़ेगी। तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी नियर पर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। लेकिन अब जैसे मान लो आपके घर में पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स आपको घर में रोकने के लिए रहेंगे, तो आप घर में रहना ज़्यादा वो करोगे प्रीफर, चाहो ना चाहो लेकिन आपको रहना पड़ेगा। तो वही वाली बात है, अर्थ के केस में अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है, तो आपको अर्थ के सरफेस पे रहना पड़ता है। लेकिन मून में ग्रेविटी की वैल्यू बहुत कम है, तो आप कम वेलोसिटी में बाहर की ओर आ जाओगे। ठीक है, सिंपल सा बात है। और आपको एक चीज़ याद रखना है, द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस is much above the value of escape velocity of the moon. That is why all the molecules of gases escape and there is no atmosphere on the moon. ठीक है, जो जितनी भी गैसेस होती है जो कि वेट करती हैं एटमॉस्फेयर में, उनकी अब इसमें ग्रेविटेशन पुल इतनी कम है कि ये सारी निकल जाती हैं, escape velocity ये अटेन कर लेती है, इसलिए कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं बन पा रही है मून पे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है, लाइटनिंग अ कंडक्टर इन स्पेस डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। बिल्कुल सही है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं स्पेस की। ठीक है, अब कह रहा है फ्लेम एग्जिस्ट ड्यू टू द पुल ऑफ ग्रेविटी। बिल्कुल सही है। अब देखो कैसे हम बताते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन भी सही है, असर्शन रीजन दोनों सही है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लेकिन मैं तो आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, जब भी कोई पुल होगा ना, जैसे मान लो वाटर का शेप जानते हो ना, वाटर की शेप बबली क्यों बनती है, इसका रीजन वाटर की शेप ऐसी ही क्यों बनती है जब बबल्स आप कहीं निकालोगे, क्योंकि इसके सरफेस पर एक टेंशन काम करती रहती है, शेप को स्फेरिकल करती है। तो सेम कंसेप्ट है, फ्लेम बनने के लिए उसको स्फेरिकल शेप, आप फ्लेम को देखोगे ना कैंडल की, तो स्फेरिकल शेप की होगी, इस तरीके की होगी। तो इसको बनने के लिए एक ग्रेविटी चाहिए, एक ग्रेविटी पुल चाहिए, जिसकी जो वो शेप में स्फेरिकल शेप में लेगी, जो कि आपको स्पेस में मिलेगी नहीं। तो ये बाहर की तरफ ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब हम एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, हो सकता है कुछ फैक्चुअल फिगर आपको मिल जाए, हालांकि एक्सप्लेनेशन साइंस के व्यू से तो वही है। नासा मेड इट क्लियर बाई हिज एक्सपेरिमेंट दैट ग्रेविटेशन इज मस्ट फॉर लाइटनिंग अप ए कैंडल। ग्रेविटेशन मस्ट है कैंडल को जलने के लिए। इन द केस ऑफ माइक्रो ग्रेविटी इन द स्पेस क्राफ्ट वी आर एबल टू लाइट अप द फ्लेम, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन एन एक्चुअल वैक्यूम। In fact, the flickering frequency of flame is proportional to the square root of the acceleration due to gravity. सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको ग्रेविटी चाहिए अगर आपको कैंडल जलाना है, तो ग्रेविटी का मस्ट है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, ये था आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटायर चैप्टर ऑन द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल। इवन अगर आपको इंडिया की कोई भी एग्जाम देनी है, तो आप इस चैप्टर को यहाँ से देख के जाओ, आपका ये सब्जेक्ट आपसे बन जाएगा आराम से। ठीक है, तो दिस इज ऑल ऑफ नाउ। तो ये चैप्टर कंप्लीट है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को अगले टाइम करेंगे, और मेरा मानना है कि अगर आप इसको देख लोगे तो आपको कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।